Assalamualaikum. I hope you all students will be fine. Okay, students, we were discussing the topic of monopoly in our last lecture. So, under monopoly, we have discussed about what is monopoly. And the various conditions or the assumptions of the monopoly, which means कि अगर यही condition या ये assumptions present होंगे तभी वो एक monopoly जो है वो market situation आपके पास present रहेगी. ठीक है, उसमें हमने देखा था सिंगल सेलर होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, कंट्रोल ओवर द प्राइसेस होगा और नो एंट्री ऑफ द न्यू फर्म एंड नेगेटिव स्लोप और डिमांड कर्व. जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो नेगेटिव होगी. ठीक है, यहाँ उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्म्स इक्विलिब्रियम. तो फर्म्स इक्विलिब्रियम में हमने कहा था कि हम इसको दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अंडर शॉर्ट रन एंड अंडर लॉन्ग रन. शॉर्ट रन टाइम पीरियड के बारे में जब हमने कहा था तो उसमें हम कहा था कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर फर्म अपने फिक्स एसेट्स के साइज को चेंज नहीं कर सकते, नॉर्मली फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर. एक दिन से लेकर एक साल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके शॉर्ट रन में कंसीडर होता है. और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि द फर्म कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स. से फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा. ठीक है, मतलब कोई भी फिक्स एसेट जो कंपनी यूज़ कर रही है वो उसके साइज को चेंज ना कर सके. तो फर्म्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी बेसिकली तीन तरह की जो कंडीशंस को जो है वो एंजॉय कर सकती है. एक आपके पास अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एक हमारे पास नॉर्मल लॉस होता है. अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट वी सी द कर्व ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. अच्छा, अगर आपको याद हो ना तो इससे पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस कर रहे थे. और जब हम परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस कर रहे थे ना, वहाँ पर हमने कहा था कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस. बेसिकली क्या था, वहाँ पर होमोजेनिटी थी, प्रोडक्ट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती थी, प्राइस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था. और हमने कहा था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबली वहाँ पे जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी. लाइक प्राइस के अंदर माइनर सा चेंज आपकी डिमांड को बहुत ह्यूज करके ऊपर लेके जा सकता था, और प्राइस के अंदर जो माइनर सा चेंज था वो आपकी डिमांड को बिल्कुल जीरो पर भी ला सकता था. तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हम बेसिकली जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हियर वी सी, ये देखो यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व है वो ये, और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व एवरेज रेवेन्यू के कर्व से नीचे रहता है. ठीक है, वहाँ पर जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते थे तो परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली आपके पास मार्जिनल आपके पास एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व था वो किस तरह से होता था, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है वहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ हो जाती थी. हम कहते थे यही आपका एवरेज रेवेन्यू है, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, यही आपकी प्राइस है. लेकिन अंडर मोनोपोली ऐसा नहीं होता. ठीक है, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे सेम नहीं रह सकती. ठीक है, एक ही पर्सन है ना, तो वो प्राइस को क्या कर सकता है, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो चेंज है. यहाँ पर आपके पास अच्छा, और यहाँ पे हमने एक जो और इसकी कंडीशन पढ़ी थी वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो हम लोगों ने देखा था ये कि वहाँ पर आपके पास नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व की जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है. नेगेटिव जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती जाएगी आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज. और अगर आपकी जो है वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस कर्व की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर अब हम लोग जब इन कर्व्स को, अब यहाँ पे बेसिकली जो कर्व्स आने थे वो अब उस तरह से तो नहीं आने थे. ठीक है, कि जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो आ जाती जिसके अंदर आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इकट्ठे से आ जाता. तो यहाँ पर ना एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए उसने आपको एक टेबल दिया हुआ है. हेयर इज योर क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी वन वन आउट, यहाँ पे आउटपुट 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5. अच्छा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू आउटपुट. प्राइस को आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. ठीक है, और अगर आप अपनी बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू की, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू. जब आप अपनी टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी डिमांडेड के साथ या फिर अपनी आउटपुट के साथ जो है ना डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा.
मार्जिनल मार्जिनल का मतलब होता है जैसे एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? द एडिशनल रेवेन्यू विच वी अर्न अपॉन द सेल ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता था? सेम रहता था, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं होती थी। पहले यूनिट पे अगर 10 है ना, तो नेक्स्ट पे भी 10, नेक्स्ट पे भी 10, नेक्स्ट पे भी 10, सो ऑन, उसे 10 ही रहना था, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट जिसने भी सेल होना था उसकी प्राइस सेम रहनी थी, ठीक है। लेकिन मोनोपोली में इस तरह से नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है ना, प्राइसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस को क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है। और अगर प्राइसेस को इंक्रीज कर देगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जिसकी एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, से फॉर एग्जांपल वापडा ही है, ठीक है। अगर वापडा आपकी पर यूनिट प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है, देन डेफिनेटली वी आर बाउंड टू यूज द प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी, ठीक है। हमें सेम प्रोडक्ट यूज करनी है, सेम कंपनी से यूज करनी है, लेकिन हम अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी यहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है वो आप लाइट्स ऑफ कर दें, एक्स्ट्रा फैंस ऑफ कर दें, जिस टाइम आपको ज़रूरत नहीं आप एसी मत यूज़ करें, या फिर आप इलेक्ट्रिक गीजर्स यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो वहाँ पर के ऑटोमेटिकली जो प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर पता है क्या, देखो मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट यूनिट जब हमने सेल किया ना, तो प्राइस हमारे पास पता है कितनी थी? 10 थी। जब हम लोगों ने उससे नेक्स्ट यूनिट सेल किया ना, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? प्राइस कम करके कितनी कर दी है? 8 कर दी है, ठीक है, ताकि ताकि सेकंड यूनिट सेल हो सके। जब हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो सेल है वो सेकंड से थर्ड यूनिट पे चली जाए, तो हमें नेक्स्ट का जो यूनिट का जो रेवेन्यू है वो 6 रुपीज़ रिसीव होगा। और अगर हम चाहते हैं कि थर्ड यूनिट से मजीद डिमांड इंक्रीज और फोर्थ पे चली जाए, तो हमें मजीद उसकी प्राइस को कम करना पड़ेगा, फोर्थ पर आना पड़ेगा। और अगर हम कहते हैं कि फोर्थ से भी इंक्रीज हो जाए, डिमांड 5 पे चली जाए, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास प्राइस है वो इस टाइम कितनी हो जाएगी? वो आपके पास 2 पे चली जाएगी, ठीक है। यूँ आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो ड्रॉ होगा, जिसमें हर एडिशनल यूनिट के साथ आपको अपना रेवेन्यू डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि डिमांड इंक्रीज हो सके। हम प्राइस कम करते जाएंगे, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। टोटल रेवेन्यू को हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे उसको ये जो सब फर्स्ट यूनिट से कितना 10 था, तो ये टोटल रेवेन्यू भी 10, फर्स्ट यूनिट से 10, सेकंड का 8, तो दोनों का मिला के ये कितना बन गया? 18 का टोटल रेवेन्यू आ गया। 18 के बाद जो नेक्स्ट यूनिट की सेलिंग प्राइस थी वो थी आपके पास 6, तो 18 प्लस 6 टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना आ गया? 24। 24 के बाद जो नेक्स्ट यूनिट की रेवेन्यू था वो आपके पास 4 आ रहा था, तो 24 प्लस 4 करेंगे तो 28, नेक्स्ट अगर उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल रेवेन्यू? 30, ठीक है। सो दिस इज योर कॉलम ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू अब किस तरह से निकलेगा? मैंने आपसे कहा था टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे 10 है ना टोटल रेवेन्यू, क्वांटिटी कितनी है? 1, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कितने? 18, 18 के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 9। इस तरह 3 पे जाके 8, फिर 4 पे जाके 7 और 5 पे जाके 6। तो ये बेसिकली अब आपके मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के कर्व जो है ना वो ड्रॉ हो गए हैं। कीपिंग इन व्यू द अबव टेबल, वी कैन एक्सप्लेन द रेवेन्यू कर्व्स विद द फॉलोइंग डायग्राम। उसने फॉलोइंग डायग्राम के साथ आपको रेवेन्यू कर्व्स बना के दिए हैं। अब अगर आप अपने रेवेन्यू कर्व्स देखोगे तो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी मौजूद है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू मौजूद है। अब आपने उसी तरह से अपने पॉइंट्स को पिक करते जाना है। क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना था? 10। तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 के अगेंस्ट यहाँ पे 10 मार्जिनल रेवेन्यू के अगेंस्ट हम एक डॉट लगा लेंगे जिसका नाम उसने ए रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ रहा है, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या था? 8 आ रहा था, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड 2 पे 8, तो क्वांटिटी अब ये देखो ये 2 पे जाएगा, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे? 8 के अगेंस्ट यहाँ पे बी पॉइंट पे एक आपके पास डॉट जो है वो आप ड्रॉ कर लेंगे। 8 के बाद आपके पास कितना आ रहा था? 3 पे 6, तो 3 के लिए 6 के अगेंस्ट एक डॉट आ जाएगा। 4 के लिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वो फोर्थ यूनिट के ऊपर आपकी प्राइस भी 4 थी, तो 4 के अगेंस्ट आप यहाँ पर भी 4 के सामने एक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, और 5 के लिए आप 2 के सामने, और ये आपका जो कर्व है वो ये ड्रॉ हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू का, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू में बेसिकली क्या था आपके पास? 10, 9, 8, 7 और 6। तो अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो यहाँ पे सेम ही रहेगा 10 के साथ। पॉइंट 2 के ऊपर आपके पास कितना आना था? 9, तो 9 के सामने एक डॉट ड्रॉ कर लेंगे। 3 पे जाके 8 के सामने, 4 पे जाके आपके पास 7 के सामने, और 5 पे जाके 6 के सामने जो कर्व ड्रॉ होगा। और जब आप उस लाइन को मिलाएंगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू का कर्व बन जाएगा। सो एज पर एक्सप्लेनेशन आपके पास मोनोपोली के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कर्व्स की जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है,
और जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है वो अपर साइड पे होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो उसके नीचे से जो है वो गुजरता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें ज़रा। एक्सप्लेनेशन में कहता है इन दिस डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस वी आर कैलकुलेटिंग क्वांटिटी, वहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी मौजूद है, एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तो वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहे थे। वी सी दैट एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, तो बेसिकली वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे देखो आपके पास जो एवरेज रेवेन्यू था वो मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर है, ये ऊपर आ रहा है ना, तो ये ग्रेटर है, जो नीचे है वो आपके पास क्या है, वो लोअर है। और नेक्स्ट आपसे कहा था बोथ द कर्व्स आर स्लोपिंग डाउनवर्ड, और दोनों कर्व्स की जो स्लोप है ना वो डाउनवर्ड है। ठीक है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आउटपुट डिटर्मिनेशन। आउटपुट अब कैसे डिटर्मिन करेंगे, हमारे पास आउटपुट को डिटर्मिन करने की परफेक्ट कंपटीशन की दो कंडीशन थी, जिसमें हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और सेकंड हमने कहा था मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम डाउनवर्ड गोइंग अप इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, अपवर्ड, अब मतलब वो जब आपके पास अपवर्ड जाता हुआ होगा ना तब उसको इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर हमने कहा था कि आपके पास क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, आउटपुट इज डिटरमिन्ड वेयर एमसी इंटरसेक्ट एमआर, आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा व्हाइल मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड जाते हुए। ठीक है, फ्रॉम डाउन, डाउनवर्ड से जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ते हुए, आप सेम कंडीशन भी राइट कर देंगे तो भी आपकी कंडीशन ठीक है। ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पर आपकी प्राइस है वाई एक्सिस के ऊपर, और आप इसको अपना एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हो और मार्जिनल रेवेन्यू भी कह सकते हैं। सेम ये वाले जो दोनों कर्व से ऑलरेडी हमने देखा कि ये कैसे ड्रॉ होने हैं, एवरेज रेवेन्यू का कर्व ऊपर रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व नीचे रहेगा, और यहाँ से वो वही उसी तरह से जैसे हम प्रीवियसली मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमारे पास ड्रॉ होता था उसी तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व ने जहाँ पे मार्जिनल उसको मार्जिनल कॉस्ट की कर्व ने मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट किया, नाउ दिस इज योर ई पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और यहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट किसकी इक्वल है, आपके मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो आपका ना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप ओ क्यू इतना इतनी जो क्वांटिटी डिमांड है ना, इतनी क्वांटिटी या इतना आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर आप इस कर्व को यहाँ पर इस लाइन के साथ अटैच कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप ओ पी पर अपनी प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ओ पी तक आपकी प्राइस आ जाएगी, और ये वाला जो ओ क्यू है ये आप अपना क्वांटिटी डिमांड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल आ जाएगा। ठीक है, on x axis we took output and on y axis price is calculated, वही पुरानी वाली, मतलब उसने एक्सप्लेन कर दिया कि x axis के ऊपर आउटपुट है और y axis के ऊपर हमने प्राइस ली है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एट पॉइंट ई। ठीक है, मार्जिनल जो कॉस्ट का कर्व था उसने मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को यहाँ एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया था। इट मीन्स दैट फर्म कैन प्रोड्यूस ओ क्यू क्वांटिटी इन मोनोपोली, उसका मतलब है कि फर्म ये जो ओ क्यू है ना, देखो ये इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया था तो इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ तक ड्रॉप डाउन किया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो ओ क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्वांटिटी है वो मोनोपोली के अंडर प्रोड्यूस की जा सकती है फॉर द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी अब नॉर्मल प्रॉफिट की, देन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट की, एंड आफ्टर दैट नॉर्मल लॉस। सो अगर हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट में सेम आपके पास हमें ऑलरेडी भी पता है कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी जब हमारी कंपनी को एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो बेसिकली एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो करने के लिए जो हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है वो हमारे एवरेज रेवेन्यू के कर्व के नीचे से गुजरता है। ठीक है, अगर हमारे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट है इसका मतलब है ये जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू ज़्यादा है और जो कॉस्ट है वो कम है। डेफिनेटली अगर रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम होगी तो रेवेन्यू में से जब कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो पोर्शन हमारे पास बाकी बच जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो सिंपल अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट मौजूद है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास प्राइसेस मौजूद हैं, कॉस्ट मौजूद है, रेवेन्यू मौजूद है। मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बिल्कुल आप पहले की तरह से इंटरसेक्ट करोगे। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आपके पास ड्रॉ होगा यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पॉइंट ई। पॉइंट ई को आप क्यू तक जो है वो कर देंगे तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब आपने ड्रॉ क्या करना था, अब आपने ड्रॉ करना है एवरेज कॉस्ट का कर्व। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व बेसिकली अब नॉर्मल प्रॉफिट को ड्रॉ करें ना, अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट को ड्रॉ करें तो इस मीन्स कि ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व गुजरे, तो ये जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है ना इसको एवरेज रेवेन्यू के कर्व के नीचे से गुजरना चाहिए। ठीक है, अब ये एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है एवरेज कॉस्ट का एवरेज रेवेन्यू के, इसको नीचे से स्पेंड करेंगे। अब ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है ये ही इंक्रीज होके जहाँ पे कॉस्ट के पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा वहां तक हमारी कॉस्ट बन जाएगी।
और जब यही वाला पॉइंट एक्सटेंड होते हुए रेवेन्यू के कर्व, एवरेज रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर आपकी रेवेन्यू बन जाएगी। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, ओ क्यू ए पी, और जो कंपनी की कॉस्ट है वो कितनी है, ओ क्यू बी सी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली पोर्शन है ना सी बी ए पी, ये वाला जो पोर्शन है ना शेडेड एरिया, ये कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर आप इसको देखोगे तो प्रॉफिट वो पाई साइन के साथ प्रॉफिट को शो करेगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी में वो क्या कह रहे हैं, प्राइस आप कितनी है आपके पास, ओ पी प्राइस है, और क्वांटिटी कितनी है, ओ क्यू। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओ क्यू ए पी। ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसके लिए अब आप देखो जो एवरेज कॉस्ट है वो आपके पास कितनी है, वी क्यू। ये यहाँ पर, यहाँ जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ यहाँ तक इंटरसेक्ट हुआ था तो ये बी क्यू, ये अब आपकी जो है वो एवरेज कॉस्ट है। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ये ओ क्यू है आपके पास। ठीक है, और अब आपके पास पॉइंट क्या गया, ओ क्यू बी सी। बी आपके पास टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आ गए। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ क्यू ए पी में से माइनस कर देंगे ओ क्यू बी सी। तो जो रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा ए बी सी पी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा है, द मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन्स एक्सेस प्रॉफिट इक्वल टू द शेडेड एरिया एबीसीपी। वो जो शेडेड एरिया के इक्वल है उसके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट है, विच इज एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, और मोनोपोलिस्ट का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आपको पता है कि जब कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है तो बेसिकली कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट होती है ना वो उसकी हार्डली मीट होती है। ठीक है, लेकिन कंपनी अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इजीली मीट कर लेती है। ठीक है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम का पॉइंट जहाँ पे रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट करता है, आपका जो कॉस्ट का कर्व है वो भी शार्पली उसी जगह से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नो नो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर वो जो मोनोपोलिस्ट को अपनी सैलरीज मिल रही होती है ना, हम उसको उसी पोर्शन को कंपनी का क्या कहते हैं, प्रॉफिट कंसीडर कर लेते हैं। सो मोनोपोलिस्ट फर्म डज नॉट अर्न ऑलवेज एबनॉर्मल प्रॉफिट, हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते। इन शॉर्ट रन में अ फर्म में ऑपरेट एट नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, विच इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एज शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। उसके लिए आपके पास एक डायग्राम मौजूद है, उसको भी हम देख लेते हैं। The geometrical explanation of the normal profit is shown below। और वो geometrical explanation पुराने वाले ही है। ठीक है, लाइक टोटल रेवेन्यू क्या था, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस क्या है, ओपी, क्वांटिटी क्या है, ओ क्यू। तो टोटल रेवेन्यू ओ क्यू ए पी आ जाएगा। टोटल कॉस्ट की फॉर्मूला भी सेम है, एवरेज कॉस्ट इनटू क्यू। तो एवरेज कॉस्ट क्या है, ए क्यू, और क्वांटिटी कितनी है, ओ क्यू। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ओ क्यू ए पी। ये दोनों जो है ना वो देखो, ओ क्यू ए पी और ओ क्यू ए पी। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ओ क्यू ए पी माइनस ओ क्यू ए पी इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। यहाँ पर जो आपका वर्कर होता है या जो भी आपका एंटरप्रेन्योर होता है या जो भी ऑनर होता है उसको जो उसकी सैलरीज मिल रही होती हैं उसको ही हम नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। इसकी तरह एक्सप्लेनेशन देख लो, वही आपके पास तो मौजूद है। आपके पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट मौजूद है, वाई एक्सिस पे आपकी प्राइस है, आपकी ये प्राइस है, देखो कॉस्ट है, रेवेन्यूज है। एवरेज रेवेन्यू का कर्व आ गया, जिसके बिलो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये जहाँ पे जो आपके पास शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, ये आपके पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, ये ओ क्यू जो था वो आपका इक्विलिब्रियम की जो आपके पास मौजूद क्वांटिटी आ गई है। अच्छा, इसको जब हम ऊपर ऊपर करके ड्रॉ करेंगे एवरेज रेवेन्यू तक, तो एवरेज ये आपके पास रेवेन्यू आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है, जिसका मतलब है जो कॉस्ट का कर्व है वो बिल्कुल इसी पॉइंट से इसको गुजरना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से ही वो गुजरेगा, तो इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से हम अपने उसको कर्व को एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ पर वो यहाँ पर नहीं मिलेगा तो एवरेज रेवेन्यू है, यहीं पर ही मिलेगा वो कॉस्ट के साथ। तो इसका मतलब है यही जो ओ क्यू ए पी है यही आपकी कॉस्ट है, जो ओ क्यू ए पी है यही आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो देयरफॉर द एबनॉर्मल प्रॉफिट इज निल। एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका नील हो गया, विच इज नॉट शोन एज द शेडेड एरिया इन द अबव डायग्राम। तो अबव डायग्राम में हमने इसको शेडेड एरिया से शो नहीं किया, बट नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन एस ए की। एस ए सी वो जो आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसके अंदर आपका नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, लाइक एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो उस कॉस्ट के अंदर जो सैलरीज हैं, जो भी आपकी सर्विसेज के चार्जेस हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है,
द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द इक्विलिब्रियम विद लॉसेस। अच्छा, लॉसेस के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे होता है? अ मोनोपोलिस्ट फर्म आल्सो एक्सेप्ट लॉसेस इन द शॉर्ट टर्म में उसको लॉस नहीं हो सकता है, बट कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट एज शोन बिलो, और उसको क्या कहता है कि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा होगा। बिल्कुल सिमिलरली एज इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होगा यहाँ पर? कंपनी अपनी एवरेज कॉस्ट को मीट नहीं कर सकेगी, लेकिन जो कंपनी अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसको इजीली मीट कर लेगी। ठीक है, आपके एक्स एक्सिस के ऊपर आपका आउटपुट आ जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर आपकी प्राइसेस हैं, आपकी कॉस्ट है, आपका रेवेन्यू है। आप उसी तरह से अपना एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ करेंगे, और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब आप रेवेन्यू तक इंक्रीज करेंगे तो ये रेवेन्यू यहाँ तक आपका ये रेवेन्यू है, ओ क्यू ए पी इज बेसिकली योर रेवेन्यू, ये आपका रेवेन्यू आ गया। अब क्या है, सिचुएशन ये है कि कंपनी को लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है ना, तो ये रेवेन्यू यहाँ तक आ रहा है ना, तो कॉस्ट का कर्व इसके ऊपर से गुजरना चाहिए, रेवेन्यू कर्व के ऊपर से। इसका मतलब है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी आपके रेवेन्यू से। लेकिन जो जो आपके पास शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ना, ये वाला बेसिकली आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। तो ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ना, ये नीचे से गुजरना चाहिए, विच मीन्स कि फर्म कैन इजीली पे इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बट कैन नॉट मीट इट्स एवरेज कॉस्ट। कंपनी अपनी एवरेज कॉस्ट को तो मीट नहीं कर पा रही, लेकिन अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इजीली मीट कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो ऊपर से गुजरेगा, तो इस कर्व के साथ जब हम यहाँ से उसको करेंगे, तो जब यही वाला कर्व इंक्रीज होता है रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आपका रेवेन्यू बन जाएगा, और जब एवरेज कॉस्ट के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा तो ये आपके पास कॉस्ट का कर्व बन जाएगा, विच मीन्स कि जो इस टाइम टोटल कॉस्ट है वो है ओ क्यू बी सी, और जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, ओ क्यू ए पी। और दोनों पोर्शन को जब आप माइनस करेंगे तो ये जो आपके पास ए बी सी पी का पोर्शन है ना, ये आपका एबनॉर्मल, ये आपके पास नॉर्मल लॉस में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल लॉस इस वजह से है क्योंकि कंपनी अपनी एवरेज कॉस्ट मीट नहीं कर पा रही, लेकिन अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आसानी से मीट कर पा रही है। इसीलिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो इस रेवेन्यू कर्व के नीचे से गुजर रहा है, और सिर्फ एवरेज कॉस्ट का कर्व है जो कि रेवेन्यू के ऊपर चला गया है। सिर्फ एवरेज कॉस्ट ही मीट नहीं हो रही, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इजीली मीट हो रही है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन में टोटल रेवेन्यू में वही आएगा पी इंटू क्यू, तो ओ पी इंटू ओ क्यू आ जाएगा, तो ओ क्यू ए पी आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट कितनी थी, एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर आउटपुट, तो वो बी क्यू इंटू ओ क्यू के साथ ओ क्यू बी सी आ गया। तो प्रॉफिट जब हम करेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो ओ क्यू ए पी में से जब माइनस करेंगे ओ क्यू बी सी, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, साथ में उसने माइनस का साइन आपको बना भी दिया। ए बी सी पी, तो ये वाला शेडेड एरिया ये अब आपका नॉर्मल लॉस है। The monopolist firm suffered the loss equal to the shaded area ABCP। यहाँ पे monopolist firm को जो shaded area है उसके equivalent loss हो रहा है। If the loss continues, अगर loss continue करता है and the firm cannot cover its average variable cost, और firm अपनी average variable cost को भी cover नहीं कर पाती, the firm should have to close down, firm को वहाँ पर बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, फर्म एबनॉर्मल जो लॉस है उसकी तरफ नहीं जाती। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर फर्म अपने एवरेज कॉस्ट के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मीट करना छोड़ दे, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को हम क्या कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, क्लोज डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर यही तीन सिचुएशंस थी। पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपके तीनों कंडीशंस को मार्केट की। अब हम लॉन्ग रन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।